अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। जी बच्चों, हम इसकी जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर चुके हुए हैं। तो इसका लास्ट चैप्टर जो है वो भी फाइनल अकाउंट से ही रिलेटेड था, लेकिन इसमें हम जो है वो एडजस्टमेंट्स और उनके इफेक्ट्स जो है वो देखेंगे फाइनल अकाउंट पे क्या होते हैं। एडजस्टमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसी ट्रांजैक्शन जो ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं हम उसको एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आ रहा है बच्चों हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वाजिबुल अदा अखराजात, ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की हुई, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस जो हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की हुई। एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट हैव बीन पेड टिल द एंड ऑफ ईयर। जी बच्चों, एक्सपेंस जो हो गया लेकिन हमने साल ख़त्म होने तक उसकी पेमेंट नहीं की, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट पेबल, सैलरीज पेबल। हमारे पास बच्चों लोग काम कर रही हैं, महीना गुजर गया, हमने उनको सैलरीज पे नहीं की, तो वो बच्चों हमारा सैलरीज पेबल होगा, ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। रेंट पेबल, महीना गुजर गया लेकिन हमने अपने घर का, अपनी फैक्ट्री का जो रेंट है वो अदा नहीं किया, तो बच्चों ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस, जी बच्चों पेड का मतलब होता है पे करना, अदा करना, प्री का मतलब पहले, तो प्रीपेड मतलब ऐसे एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे कर दे। अभी एक्सपेंस बच्चों हुआ नहीं लेकिन हमने पेमेंट पहले ही कर दी है, इसके बच्चों बिल्कुल उल्टा, ऐसे अखराजात जो वक्त से पहले अदा कर दिए जाएं। एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस बट देयर बेनिफिट इज नॉट रिसीव्ड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। हमने पेमेंट तो कर दी लेकिन उसके बदले हमने जो है वो कोई बेनिफिट रिसीव नहीं किया। रेंट पेड इन एडवांस, समटाइम हम क्या करते हैं, अपनी मकान का, दुकान का जो किराया होता है वो हम कुछ महीनों का एडवांस में पे कर देते हैं, तो वो हमारा होगा प्रीपेड एक्सपेंस। या हमारे पास कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, हम उसको कुछ पैसे एडवांस में पे कर देते हैं, तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा। नंबर 3 पे है बच्चों अक्रूड रेवेन्यू, वाजिबुल वसूल आमदनियाँ। ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर लिया, काम कर लिया, लेकिन जो है उसके लिए भी हमें पैसे रिसीव नहीं हुए। काम हम कर चुके हैं लेकिन पैसे रिसीव नहीं हुए। इनकम्स विच हैव बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन द ईयर ऑफ अर्निंग। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन बट सैलरी इज नॉट रिसीव, काम हम कर चुके हैं लेकिन हमें सैलरी रिसीव नहीं हुई। हमने अपना मकान जो है वो किराए पे दिया हुआ, महीना गुजर गया लेकिन अभी हमें रेंट रिसीव नहीं हुआ। तो इनकम जो है वो अर्न तो कर लिया, कमा लिया, लेकिन अभी हमें पैसे रिसीव नहीं हुए, उसको हम कहते हैं अक्रूड रेवेन्यू। नंबर 4 पे है जी अनअर्न्ड रेवेन्यू। बच्चों अर्न का मतलब होता है कमा लेना, तो अनअर्न्ड मतलब नहीं कमाया। तो ऐसी इनकम जो हमने अभी कमाई नहीं लेकिन रिसीव पहले कर लिया, एडवांस में रिसीव कर लिए बच्चों, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस था, एडवांस में पेमेंट कर दी, तो अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब एडवांस में रेवेन्यू रिसीव कर लिया। ऐसी आमदनियाँ जो वक्त से पहले वसूल कर ली। इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन एडवांस बट वर्क हैज़ नॉट बीन डन इन द ईयर ऑफ रिसीव। पैसे तो रिसीव कर चुके हैं लेकिन अभी हमने उसके लिए काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल सैलरी रिसीव्ड बट वर्क इज़ नॉट डन, कहीं पे हम काम कर रहे हैं, सैलरी हमने ले ली है पहले ही एडवांस में, हमें ज़रूरत थी लेकिन हमने अभी काम नहीं किया हुआ। नंबर 5 पे है डेप्रिसिएशन। जी बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में कमी होना। देखो जी, ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जी बच्चों, आप कोई भी एसेट खरीदे, आज आपने गाड़ी खरीदी है तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू बच्चों 10 लाख नहीं रहेगी बल्कि वो कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 9 लाख रह जाती है। तो बच्चों जितनी इसकी वैल्यू कम हो गई है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऐसे ही हर आने वाले साल में उसकी वैल्यू कम से कम होती जाएगी। तो एसेट की वैल्यू में बच्चों जो कमी होती रहती है किसी भी वजह से, बच्चों आप उस एसेट को लिखा हुआ ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे आप उस एसेट को इस्तेमाल करें या ना करें, आप वैसे कोई चीज़ लेकर रख दें फिर भी उसकी वैल्यू वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जाएगी, तो इसको हम कहते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट है जी बच्चों बैड डेट्स। अगर आप बच्चों उधार पे बिजनेस के अंदर हम उधार पे चीज़ें सेल करते हैं, आपने उधार पे चीज़ें सेल की लेकिन आपको उसके पैसे नहीं मिल सके किसी भी वजह से, जिसको आपने उधार पे चीज़ें सेल की उसकी डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया या वो जो है वो कहीं भाग के चला जाता है, किसी और मुल्क चला जाता है, आपको पैसे नहीं पे करता, तो बच्चों इसको हम कहते हैं बैड डेट्स। द डेट्स विच आर इरिकवरेबल, नाकाबिल वसूल, फ्रॉम डेटर्स आर कॉल्ड बैड डेट्स। बैड का मतलब होता है बुरा, डेट का मतलब कर्जे, तो बुरे कर्जे मतलब ऐसे कर्जे जो आपको रिकवर नहीं हो सकते। नॉर्मल लॉस, लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। जी बच्चों, कुछ लॉसेज ऐसी होती हैं जिससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हम जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी इख्तियाती तदाबीर कर लें, हम अपने आप को उन लॉसेज से बचा नहीं सकते, उसको हम कहते हैं अनअवॉइडेबल लॉसेस।
जी वो जो लिखा लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसे लॉसेज जिससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते। शॉर्ट में आप कह सकते हैं अनअवॉइडेबल लॉसेज जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल लॉस होते हैं। लॉस ड्यू टू लीकेज इवेपोरेशन, जी वो जो लीकेज जब आप जो है वो ट्रकों के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्जांपल घी वगैरह के पैकेट्स वगैरह, तो जब हम वो ट्रांसफ़र करते हैं तो रास्ते में जो है कुछ ना कुछ लीकेज हो जाती है। इवेपोरेशन जैसे वो जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, पेट्रोल वगैरह कुछ भी है, तो गर्मी के मौसम में जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो बच्चों उसकी इवेपोरेशन हो जाती है, गर्मी की वजह से वो बुखारात में तब्दील हो जाता है। तो बच्चों जो हम मर्ज़ी कर लें, ये चीज़ जो इवेपोरेशन है, लीकेज है, ये हर सूरत में होनी ही होनी है। तो ऐसा लॉस जिससे हम बच नहीं सकते, जो छोटे मोटे लॉस होते हैं, इसकी मिकदार बच्चों छोटी मोटी होती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। और उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास अब नॉर्मल लॉस, ऐसा लॉस जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं, जो कि अवॉइडेबल होती हैं अगर हम एहतियाती तदाबीर उठा लें। जैसे बच्चों आग लगने की वजह से लॉस हो सकता है, और एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो सकता है, चोरी की वजह से लॉस हो सकता है। तो ये ऐसे लॉसेज होते हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि बच्चों आग लगने से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री को, अपने गुड्स को, अगर हम एहतियाती तदाबीर उठा लें। इसी तरह से बच्चों चोरी से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अगर हम कोई चौकीदार वगैरह रख लें, सिक्योरिटीज़ कैमरा जो है वो लगा लें। तो इसी तरह से बच्चों अगर हम ध्यान से अपनी गाड़ी ड्राइव करें, एहतियाती जो उसकी तदाबीर है वो करें, तो हम एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं। तो ऐसे लॉसेज जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं उसको हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉसेज, और बच्चों इनकी मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। लॉस विच कैन बी अवॉइडेड इज कॉल्ड अब नॉर्मल लॉस, जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट। तो ये बच्चों हमारे इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट थे। अब हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं बच्चों। नंबर 1 पे बच्चों लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अकाउंटिंग के अंदर 2 सिस्टम यूज़ होते हैं, एक होता है कैश सिस्टम और एक होता है अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम। जो कैश सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, जब कैश रिसीव करें या पे करें। इसमें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। और अक्रूवल सिस्टम के अंदर बच्चों हम कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं और अक्रूवल ट्रांजैक्शंस को भी, मतलब जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब हम कैश पे लेन देन करते हैं उसे भी रिकॉर्ड करते हैं, जब हम उधार पे लेन देन करते हैं उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये 2 ही सिस्टम है बच्चों, मर्केंटाइल सिस्टम, सिंगल सिस्टम, ये कोई सिस्टम नहीं है, इसने वैसे ही बताया हुआ है। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड इज नोन। जी बच्चों ऐसा सिस्टम जिसमें हम सिर्फ कैश रिसीव या पे करने पे रिकॉर्ड करें बच्चों, वो हमारा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है। नंबर 2 पे ऑल दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू बट नॉट पेड। जी बच्चों ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक अदा नहीं किए हुए, उसको हम कहते हैं अक्रूड रेवेन्यू, प्रीपेड रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस। जी बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे एक्सपेंस जो हो गए हैं लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की हुई, ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया। उसके बाद नंबर 3 पे है द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू for payment or receipt is called cash system, accrual or mercantile system, outstanding system, none of these। जी बच्चों दोबारा से पढ़ते हैं, द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। जी बच्चों ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी अमाउंट जो है वो ड्यू हो जाए या पे करने के लिए या रिसीव करने के लिए, अभी हमने पे या रिसीव किया नहीं है लेकिन ड्यू हो चुका है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बच्चों वो कौन सा सिस्टम है, वो अक्रूवल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम है। तो कैश सिस्टम में तो हमने बात की थी कि इसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि अक्रूवल सिस्टम में हम क्रेडिट और कैश दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 4 ऑल दोज एक्सपेंसेस विच हैव नॉट बिकम ड्यू बट पेड इन एडवांस। ये वो जो ऐसा एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे कर देते हैं उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, इसके भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। नंबर 5 एन इनकम विच हैज़ अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम आपने कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं की, तो ये हमारा बच्चों अक्रूड रेवेन्यू होगा। Number 6 the revenue that has not become due but received in cash in current year is known as revenue received in advance, accrued revenue, unearned revenue, both A and C। ये बच्चों रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड रेवेन्यू एक ही बात है, ऐसी इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर ली है तो ये बोथ ए एंड सी आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम। जी बच्चों हमारा प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो एसेट होता है, बैलेंस शीट में हमने इसे एसेट में शो करना होता है। नंबर 8 पे है द अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम विल अपीयर इन बैलेंस शीट एज एन एक्सपेंस लाइबिलिटी एसेट बोथ ए एंड
बी। तो बच्चों जो अक्रूड इनकम होती है, आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, इसको हम बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे शो करते हैं। नंबर 9, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन इन एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एन एसेट अगेन एक्सपेंस लाइबिलिटी। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी होती है, पहले भी हमने पीछे भी पढ़ लिया। अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसकी भी बच्चों हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है। डेप्रिसिएशन इज द लाइबिलिटी लॉस एक्सपेंस बोथ बी एंड सी। जी बच्चों डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे शो करना होता है। नंबर 12, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लाइबिलिटी। जी बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस होता है। जो बिजनेस के अंदर हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट की होती है, कैपिटल लगाया होता है, उसके ऊपर बिजनेस को जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने ऑनर को, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है। नंबर 13, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अक्रूड इनकम प्रीपेड एक्सपेंस अर्न्ड इनकम। तो मुझे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमने लेना था किसी से, ड्यू हो चुका है लेकिन हमने अभी रिसीव नहीं किया, तो वो हमारे लिए अक्रूड इनकम होगी, आउटस्टैंडिंग इनकम होगी। बच्चों आउटस्टैंडिंग को हम अक्रूड भी कहते हैं। तो अक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हमने रिसीव करनी है, अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस रेवेन्यू। जो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा रेवेन्यू होता है। ड्राइंग का मतलब बिजनेस का मालिक बिजनेस में से पैसे विड्रॉ कर लेता है, उसके ऊपर फिर उसको जो है वो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो बिजनेस के लिए इनकम होती है। नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट, लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। वो जो नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट से कम ही होगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने निकालते हुए अगर डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस की होती है, उसमें से फर्दर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस करें तो फिर नेट प्रॉफिट आता है। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा कम होगा। विच इज़ पेड फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, नन ऑफ दीज। वो जो किसी भी फिक्स्ड एसेट की इंस्टॉलेशन पे आप कोई भी एक्सपेंस पे करें, आपने एसेट को डेबिट करना है, आपने उस एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना। तो मशीनरी की इंस्टॉलेशन करवाई है, हमने वेजेस पे किया तो मशीनरी को डेबिट करेंगे। ऐसे किसी भी चीज़ की आप इंस्टॉलेशन करवाएं तो उस पर आप जितने भी एक्सपेंस पे करेंगे आप उसी एसेट को वो डेबिट करेंगे। नंबर 17, नेट लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रॉस लॉस, मोर देन ग्रॉस लॉस, लेस देन ग्रॉस लॉस, नन ऑफ दीज। जी बच्चों नेट लॉस जो है वो ग्रॉस लॉस से ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले ग्रॉस लॉस हुआ, उसमें मजीद अगर लॉस होगा तो नेट लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। इनकम टैक्स पेड इज़ अ बिजनेस एक्सपेंस, रेवेन्यू फॉर बिजनेस, लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, पर्सनल एक्सपेंस। जी बच्चों इनकम टैक्स जो है ये पर्सनल एक्सपेंस होगा सोल प्रोप्राइटरशिप की शक्ल में। नंबर 19, पेटेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस। जी बच्चों पेटेंट हमारा एसेट होता है। पेटेंट होता क्या बच्चों, हम मेडिसिन का कोई फार्मूला बना लेते हैं, उसे हम रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि कोई दूसरी कंपनी हमारे फार्मूले को यूज़ ना करे। तो वो जो हम फार्मूला रजिस्टर करवा लेते हैं उसको हम पेटेंट कहते हैं और वो हमारा एसेट होता है, उसे बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर शो किया जाता है। नंबर 20, द अमाउंट बिकम ड्यू फ्रॉम द कस्टमर इज कॉल्ड अलाउंस, लोन, डेट, डाउटफुल डेट। जी बच्चों हमने उधार पे चीज़ें सेल की हैं अपने कस्टमर को, तो हमने उससे जो पैसे लेने हैं उसको हम डेट कहते हैं। नंबर 21, द डेट विच आर इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर आर कॉल्ड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, गुड डेट्स। जी बच्चों बैड डेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी, वो अमाउंट जो इरिकवरेबल होती है डेटर से उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स आर बिजनेस एक्सपेंस। जी बच्चों बैड डेट बिजनेस के लिए एक्सपेंस होते हैं। नंबर 23, बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू डेटर्स, बैड डेट्स रिकवर्ड कैश अकाउंट। जी बच्चों जब बैड डेट्स हो जाते हैं, अगर बाद में वही अमाउंट हमें रिकवर हो जाए तो हम जो है वो क्रेडिट करेंगे किसको, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नंबर 24, द डेट्स द रिकवरी आर रियलाइजेशन ऑफ विच इज अनसर्टन आर नोन एज बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लोन। जी बच्चों ऐसे डेट जो कि जिनकी रिकवरी जो है अनसर्टन हो, मतलब डाउटफुल हो, अनसर्टन मतलब डाउटफुल है, हमें कंफर्म नहीं है कि इसकी पेमेंट होगी या नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं बच्चों डाउटफुल डेट्स। नंबर 25, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जब हम अपने डेटर्स के लिए बच्चों प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो बच्चों हम किस चीज़ को डेबिट करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। जी बच्चों ये 25 वाला मैं आपको ना देख के कंफर्म करूंगा, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, ये किसी ने टिक किए हुए, मैं इसको कंफर्म करके आपको सेंड करूंगा। नंबर 26,
Business allow cash discount on making prompt payment to its creditor, debtor, partner, investor। जी वो जो कैश डिस्काउंट जो है वो हम किन को देती हैं, डेटर को, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। अगर वो हमें जो है वो वक्त से पहले पेमेंट कर दे तो हम उनको कैश डिस्काउंट देते हैं, डेटर्स को। नंबर 27, बिजनेस रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम इट्स क्रेडिटर, डेटर्स, पार्टनर्स, ऑनर्स। बिजनेस रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वो लोग जिनको हमने पैसे देने होते हैं, जिनसे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी थी। जब हम उनको पैसे पे कर देंगे तो बच्चों उनसे हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। नंबर 28, विड्रॉ ऑफ गुड्स बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज मस्ट बी क्रेडिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल। कि वो जो बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में से कुछ चीज़ विड्रॉ कर लेता है तो हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो वो जो ड्राइंग तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, जब हमने गुड्स विड्रॉ की। तो जब गुड्स विड्रॉ करेंगे तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नंबर 29, इफ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस इट इज टेकन ओनली टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट। जी बच्चों, ये आपने अगर फाइनल अकाउंट बनाया तो आपको याद होगा क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में आ जाए तो डबल अफेक्ट करते हैं, एक दफ़ा ट्रेडिंग में और एक दफ़ा बैलेंस शीट में लिखते हैं। और अगर आपके पास ये ट्रायल बैलेंस में आ जाए जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है तो फिर सिंगल अफेक्ट होगा और वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। नंबर 30, द लॉस ऑन द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी बच्चों, एसेट को सेल करने पे अगर कोई लॉस हो जाता है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। नंबर 31, एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जी बच्चों, साल के एंड पे हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 32 पे, प्रोविजन फॉर बैड डेट शुड बी अपीयर इन द बैलेंस शीट एज अ फिक्टिशियस एसेट, पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, अ डिडक्शन फ्रॉम द डेटर्स एंड एडिशन टू द गुडविल। ये बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और न्यू बैड डेट्स जो होती है इसे हम बैलेंस शीट में जाके डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। बैड डेट्स आर डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ये जो जब हमारे बैड डेट्स हो जाती हैं तो हम बैड डेट्स को डेबिट कर देती हैं, ये हमारा एक्सपेंस होता है। नंबर 34, इन द बैलेंस शीट प्री रिसीव्ड इनकम इज शोन ऑन एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, बोथ एसेट एंड लाइबिलिटी, नन ऑफ दीज। जो प्री रिसीव्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हमने अर्न नहीं की लेकिन रिसीव पहले कर ली है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ये हमने एडवांस में जो भी रिसीव करेंगे वो हमारी लाइबिलिटी होगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर मस्ट बी क्रेडिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश। जी बच्चों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है क्रेडिट साइड के ऊपर जाके। तो ये बच्चों हमारे इस चैप्टर की डेफिनेशन थी और इसके एमसीक्यूज थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।